आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी का स्वागत करता हूं। लॉ से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर लॉ के नोट्स और नए वीडियोस की अपडेट अपलोड कर दी जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल केस ट्रायल की, कि एक क्रिमिनल केस कैसे लड़ा जाता है। इसके पहले हमने सिविल केस कैसे लड़ा जाता है उसकी प्रक्रिया के ऊपर भी वीडियो बनाया था। हमारे कई व्यूवर्स की इच्छा थी कि क्रिमिनल केस ट्रायल कैसे होता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाए, तो आज हम क्रिमिनल केस ट्रायल का वीडियो लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल केस ट्रायल। क्रिमिनल केस ट्रायल दो प्रकार के होते हैं। पहला वह जो कि पुलिस एफआईआर के आधार पर होता है, दूसरा है कंप्लेंट केस अर्थात परिवाद, जिसमें हम सीआरपीसी की धारा 190 और 200 के तहत कोर्ट में जाते हैं। यहाँ हम सिर्फ पुलिस द्वारा की गई एफआईआर के ट्रायल के बारे में बात करेंगे। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल होने से पहले का, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, और दूसरा कोर्ट में केस ट्रायल का, तथा तीसरा जजमेंट के बाद अपील और दया याचिका का। आइए पहला भाग देखते हैं। अपराध होने के बाद सबसे पहला काम होता है उस अपराध की सूचना पुलिस को देना। जो व्यक्ति सूचना देता है वो शिकायतकर्ता कहलाता है और जो अपराध से प्रभावित होता है वो विक्टिम यानी पीड़ित कहलाता है। सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता, जैसे कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ अपराध होते हुए देखा हो लेकिन वो व्यक्ति उस अपराध से पीड़ित ना हो अर्थात उसका हिस्सा नहीं हो, वो व्यक्ति भी शिकायतकर्ता हो सकता है। पुलिस स्वयं किसी भी अपराध की शिकायतकर्ता हो सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हल्लू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी ऑन 19 मार्च 1974। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी या गश्त पर हो और वो कोई अपराध होते हुए देखे तो वह पुलिस ऑफिसर स्वयं भी शिकायतकर्ता हो सकता है। इसके अलावा पुलिस को अपने किसी मुखबिर अर्थात खबरी से कोई सूचना मिले या फिर कोई अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे तो उस अपराध में भी वो पुलिस ऑफिसर ही शिकायतकर्ता होगा। जब भी पुलिस को अपराध की सूचना मिलती है तो उसका पहला काम होता है सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड करना। अगर समय नहीं है और मौके अर्थात घटना स्थल पर पहुंचना जरूरी है तो पुलिस पहले मौके पर जाकर हालात काबू में करेगी, फिर एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी। संज्ञेय अपराध अर्थात गंभीर अपराध के मामले में यदि आरोपी पकड़ाया नहीं गया है तो सबसे पहले पुलिस आरोपी को ढूंढकर सीआरपीसी की धारा 41 के तहत बिना वारंट के उसे अरेस्ट करती है। पुलिस सीआरपीसी की धारा 51 के तहत उस आरोपी की तलाशी करती है या फिर सीआरपीसी की धारा 165 के तहत पुलिस उस स्थान की भी तलाशी कर सकती है जहां पर वह अपराधी पकड़ाया गया है। जो भी सामान उस आरोपी के पास होता है सिर्फ उसके कपड़ों को छोड़कर वह सभी सामान पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा अर्थात कस्टडी में रख लिया जाता है अर्थात जब्त कर लिया जाता है। उस सामान की जब्ती रसीद भी पुलिस द्वारा आरोपी को दी जाती है। इसके बाद पुलिस सीआरपीसी की धारा 41 खा के तहत उस आरोपी के किसी भी परिचित या रिश्तेदार व्यक्ति को आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर करेगी। अगर जरूरी हुआ तो आरोपी के दिए गए पते पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जाकर उसके घर वालों को इत्तला की जाएगी। पुलिस एफआईआर करने से पहले या फिर एफआईआर करने के बाद जैसा भी उचित समझे वैसे अपराधी अर्थात आरोपी या अभियुक्त एवं पीड़ित व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 53, 53 का, 54 एवं 167 का के तहत मेडिकल परीक्षण के लिए पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। आईपीसी की धारा 92 के अनुसार भी एक डॉक्टर घायल या रोगी व्यक्ति का उसकी सहमति के बिना उसके जीवन की रक्षा के लिए उसका इलाज कर सकता है। इन सब कार्रवाइयों के बाद अगर पुलिस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है वो धारा जमानती है या फिर पुलिस के पास आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं है तो दोनों ही स्थितियों में आरोपी को सीआरपीसी की धारा 436 के तहत पुलिस थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस द्वारा किसी प्रकार की जमानती की या बेल बॉन्ड की मांग भी आरोपी से की जा सकती है। लेकिन अगर अपराध गैर जमानती धाराओं में है तो सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इसके बाद यदि पुलिस मजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलिस कस्टडी मांगती है तो सीआरपीसी की धारा 167 के तहत यह मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निश्चित किया गया है। मनुभाई रतिलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स ऑन 28 सितंबर 2012। यदि आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है तो पुलिस कस्टडी 15 दिन से अधिक नहीं होगी और यदि नहीं भेजना होगा तो फिर मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर मजिस्ट्रेट के पास ही होगी।
लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, जैसे कि हत्या या रेप का मामला, तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 9 के तहत प्रक्रिया पूरी होने के बाद केस को सेशन कोर्ट के पास भेज देंगे, अर्थात सुपुर्द या कमिट कर देंगे। आरोपी द्वारा जमानत या अग्रिम जमानत लेना। अगर कोई आरोपी घटना स्थल से अरेस्ट नहीं हुआ है या फिर भाग गया है, वह आरोपी सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अपनी अग्रिम जमानत अर्थात एंटीसिपेटरी बेल भी कोर्ट से ले सकता है, या फिर पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके सीआरपीसी की धारा 437 और 439(1) के तहत भी जमानत ले सकता है। शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति चाहे तो उस बेल के खिलाफ ऊपर की कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत बेल कैंसलेशन फाइल कर सकते हैं, जिससे कि आरोपी को जमानत न मिल सके। पुलिस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना और सबूत इकट्ठा करना। ऊपर बताई गई सभी कार्रवाइयां और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम होता है कि वो केस की निष्पक्ष जांच करे और रिपोर्ट फाइल करे। केस का इंचार्ज आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वही केस की जांच करता है, घटना की जगह का नक्शा बनवाता है, जरूरी कागजात और सबूत व्यक्तियों या डिपार्टमेंट से लेता है, गवाहों के धारा 161 के सीआरपीसी के बयान दर्ज करता है आदि। अगर आईओ अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है और आरोपी निर्दोष है, तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 169 के तहत डिस्चार्ज समरी या फॉल्स रिपोर्ट, जिसे एफआर भी कहा जाता है, कोर्ट के सामने फाइल करके केस को खत्म कर सकती है। ऐसे में कोर्ट चाहे तो सीआरपीसी की धारा 190(1) के तहत केस को शिकायतकर्ता या केस में किसी पीड़ित की प्रोटेस्ट पेटिशन अर्थात परिवाद पर चला सकती है। अगर ऐसा नहीं है और आरोपी के खिलाफ जो सबूत हैं और आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी जाती है, तो फिर कोर्ट में क्रिमिनल केस ट्रायल चलता है। सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत पुलिस द्वारा किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा 60 दिन या 90 दिन होती है, जो कि केस की धाराओं पर निर्भर करती है। जो केस बड़ी धाराओं में रजिस्टर्ड होते हैं अर्थात मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ऊपर की सजा के होते हैं, ऐसे मामलों में 90 दिनों में पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है। बाकी अन्य धाराओं में 60 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। यदि पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो सीआरपीसी की धारा 167 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ही आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस जमानत को डिफॉल्ट बेल भी कहा जाता है, लेकिन इस समय सीमा का नियम तभी लागू होता है जब आरोपी जेल में हो और उसकी जमानत नहीं हुई हो। अगर आरोपी जमानत पर है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में 60 दिन या 90 दिन से ज़्यादा समय भी लगा सकती है। अब सवाल आता है कि चार्जशीट क्या होती है या फिर चार्जशीट में क्या शामिल होता है। क्रिमिनल केस ट्रायल की चार्जशीट में ये चीज़ें शामिल होती हैं। पहला, दोनों पार्टियों शिकायतकर्ता, पीड़ित और आरोपी का नाम। दूसरा, अपराध की सूचना की प्रकृति कि पुलिस को अपराध की सूचना कैसे मिली। तीसरा, शिकायतकर्ता पीड़ित की शिकायत, जो शिकायत उसने की है। चौथा, पीड़ित और आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट। पांचवा, आरोपी की गिरफ्तारी या बेल से संबंधित पेपर। सभी गवाहों के सीआरपीसी धारा 161 के बयान। आरोपी से जब्त किया हुआ सामान, घटना स्थल का नक्शा। नौवां, अन्य कोई केस से संबंधित पेपर आदि। पहले भाग में हमने देखा कि पुलिस का रोल क्या था। अब दूसरा भाग आता है कोर्ट का, जो कि होता है क्रिमिनल केस ट्रायल का। पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। यदि चार्जशीट और बयानों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं है, अर्थात प्रथम दृष्टया मामला प्राइमा फेस केस नहीं बन रहा है जिस पर आरोपी के खिलाफ चार्ज लगाकर मामला आगे बढ़ सकता है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को सीआरपीसी की धारा 239 के तहत, सेशन कोर्ट द्वारा सीआरपीसी धारा 227 के तहत और परिवाद कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 245 के तहत उन्मोचित अर्थात डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उन्मोचित अर्थात डिस्चार्ज। आपको एक और शब्द देखने को मिलेगा सीआरपीसी में, एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्त। उन्मोचित का अर्थ है कि अभी छोड़ रहे हैं, बाद में कोई सबूत मिल गया या कोई आधार मिल गया तो फिर से केस चालू हो जाएगा। और एक्विटल अर्थात दोष मुक्त में क्या होता है, एक बार दोष मुक्त कर दिया तो फिर वो केस दोबारा नहीं चलेगा, उसकी क्या है अपील ही हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है उन्मोचित किया जा रहा है क्योंकि केस चलाने के पर्याप्त आधार नहीं है, अर्थात प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, तो क्या है उन्मोचित कर दिया जाता है। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस चलाने के पर्याप्त आधार हैं तो फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। सबसे पहले आरोपी को या उसके अधिवक्ता को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। अगर कॉपी में कोई कमी है या चार्जशीट से संबंधित सभी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं
तो आरोपी के अधिवक्ता सीआरपीसी की धारा 207 के तहत कोर्ट के सामने आवेदन करके उन दस्तावेजों की कॉपी कोर्ट से लेते हैं या फिर चार्जशीट की कमियों को कोर्ट में बताकर ऑर्डर शीट पर लेखबद्ध करवाते हैं, जिससे कि वे बातें कल को केस के फाइनल आर्ग्यूमेंट के समय आरोपी के खिलाफ नहीं जाएं। अब सवाल आता है कि ऑर्डर शीट क्या होती है। ऑर्डर शीट वह होती है जिस पर पेशी के दिन कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई वह सब लिखा जाता है। मतलब कि कोर्ट में पेशी के दिन जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कोई आवेदन दिया गया है या अन्य कोई कार्रवाई हुई है, वह सभी क्या है ऑर्डर शीट में लिख दी जाती हैं। इसके बाद आता है चार्ज फ्रेम। चार्जशीट के पेपर की कार्रवाई पूरी होने के बाद अर्थात आरोपी के अधिवक्ता को दस्तावेज चार्जशीट की कॉपी प्राप्त हो जाने के बाद चार्ज पर बहस अर्थात आर्ग्यूमेंट होते हैं। इसके लिए एक पेशी नियत की जाती है। चार्ज का मतलब होता है कि आरोपी पर धाराएं लगाना, कि किस धारा में उस पर केस बनता है और किन धाराओं में उस पर केस चलना चाहिए। इसे चार्ज फ्रेम करना कहा जाता है। अगर कोर्ट को लगे कि आरोपी पर चार्ज फ्रेम करना बनता है लेकिन पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वह धाराएं सही नहीं हैं, तो कोर्ट सीआरपीसी की धारा 216 और 221 के तहत उन धाराओं को बदलकर नई धाराओं में भी चार्ज लगा सकती है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद अदालत आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है। अगर वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे उसी वक्त या अगली पेशी पर सजा सुना दी जाती है और क्रिमिनल केस ट्रायल यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन आमतौर पर आरोपी द्वारा गुनाह कबूल नहीं किया जाता और कोर्ट में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल फेस करेगा। फिर उस स्थिति में केस ट्रायल शुरू हो जाता है। क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू होने के बाद इस स्टेज पर चार्जशीट में दी गई गवाहों की लिस्ट के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 मुख्य परीक्षण एवं प्रति परीक्षण के तहत गवाहों की गवाही होती है। अभियोजन अर्थात पीड़ित पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेस और आरोपी पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें डीडब्ल्यू अर्थात डिफेंस विटनेस कहा जाता है। यह गवाह क्रमवार होते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू1, पीडब्ल्यू2, पीडब्ल्यू3 तथा डीडब्ल्यू1, डीडब्ल्यू2, डीडब्ल्यू3 आदि। सबसे पहले पीड़ित शिकायतकर्ता की गवाही होती है। इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस जैसे कि घटना के वक्त कोई चश्मदीद गवाह हो तो उसकी गवाही। इसके बाद पुलिस और डॉक्टर या फॉरेंसिक लैब वालों की जो भी केस के अनुसार दी हों उनकी गवाही होती है। और सबसे लास्ट में आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही होती है। पहले अभियोजन पक्ष अर्थात पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों का मुख्य परीक्षण अर्थात चीफ एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अपने क्लाइंट को बचाने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों की स्टेटमेंट के बाद उनसे जिरह क्रॉस करते हैं। इसे प्रति परीक्षण अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन करना भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148, 149 और 151 के तहत आरोपी के अधिवक्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों से बिना आधार के कोई प्रश्न नहीं करेंगे जिससे कि गवाहों के चरित्र पर आंच आए या वे अपमानित हों। यदि आरोपी के अधिवक्ता ऐसा कोई प्रश्न कोर्ट की अनुमति के बगैर पूछते हैं तो यह न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा और ऐसी स्थिति में वह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश आरोपी के अधिवक्ता की रिपोर्ट हाई कोर्ट या बार काउंसिल से कर सकते हैं। फिर आगे यदि अधिवक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है तो हाई कोर्ट या बार काउंसिल करेंगे। इसलिए प्रति परीक्षण में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रति परीक्षण अर्थात क्रॉस एग्जामिनेशन जो आरोपी के अधिवक्ता द्वारा किया जाता है क्रिमिनल केस ट्रायल का ये सबसे अहम भाग होता है। इसी में आपके अधिवक्ता की काबिलियत देखी जाती है कि वे केस को किस प्रकार अपने अनुसार मोड़ के आरोपी को बचा सकते हैं। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता जब अभियोजन पक्ष के गवाहों से प्रति परीक्षण कर लेते हैं तो इसके बाद अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता भी आरोपी पक्ष के गवाहों से इसी प्रकार गवाही कराते हैं। यदि कोई नया तथ्य या बात बाद में कोर्ट के सामने आती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के तहत फिर से गवाही कराई जा सकती है। इसे पुनः परीक्षण भी कहा जाता है। अगर कोई अभियोजन पक्ष का गवाह या सरकारी गवाह अपने बयानों से मुकर जाए या हॉस्टाइल हो जाए तो सरकारी वकील अर्थात अभियोजन पक्ष के वकील भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत खुद उस व्यक्ति से जिरह अर्थात क्रॉस करते हैं, यह साबित करने के लिए कि वो गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा है और आरोपी को फायदा पहुंचाना चाहता है या आरोपी से मिल गया है। अगर कोई पीड़िता लड़की या महिला जो कि रेप विक्टिम है और उसकी किसी मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुए हैं और मामला सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है तो उन मजिस्ट्रेट को भी जिनके समक्ष पीड़िता के सीआरपीसी धारा 164 के तहत बयान हुए हैं उस मजिस्ट्रेट को गवाही के लिए सेशन कोर्ट द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 के तहत बुलाया जा सकता है। गवाही के दौरान शिकायतकर्ता या पीड़ित
या किसी गवाह की गवाही से ये लगे कि आरोपी को गलत फंसाया गया है, तो कोर्ट आरोपी को उस व्यक्ति की गवाही के बाद बरी कर देती है। जैसे कि पीड़ित पक्ष कह दे कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसने अपराध किया है, या कोई मेडिकल रिपोर्ट या फिर कोई सरकारी गवाह आरोपी के पक्ष में गवाही दे जाए, तो उस गवाही के बाद कोर्ट को ये लगे कि केस को आगे चलाना बेकार है, सिर्फ कोर्ट का समय ही खराब होगा, तो ऐसे में कोर्ट केस को उसी स्टेज पर जजमेंट देकर खत्म कर देती है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर अभियोजन पक्ष की गवाही होने के बाद आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए अपनी गवाही करवा सकता है, या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही भी। इसमें वो कोई सबूत जो उसके पक्ष में हो तो उसको पेश करता है, या फिर किसी व्यक्ति या संस्था, सरकारी या गैर सरकारी संस्था को कोर्ट द्वारा बुलवाकर पेश करवाकर अपना पक्ष रखता है। दोनों पक्षों, पीड़ित पक्ष एवं आरोपी पक्ष की गवाही के बाद सीआरपीसी की धारा 314 के तहत केस अंतिम बहस अर्थात फाइनल आर्ग्यूमेंट में लग जाता है, जिसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ता अपने पक्ष समर्थन की बातें कोर्ट के सामने रखते हैं। अगर बहस में समय लगता है तो फिर उसे अगली पेशी पर पूरा किया जाता है। ये बहस लिखित रूप में भी दी जा सकती है, जिसे अंतिम लिखित तर्क भी कहा जाता है। केस में बहस पूरी होने के बाद सीआरपीसी की धारा 353 के तहत कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया जाता है और महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 355 के तहत अगर आरोपी को बरी अर्थात दोष मुक्त कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे सजा सुनाई जाती है। दोषी को सजा सुनाने के लिए तारीख नियत की जाती है। अब वो फांसी, आजीवन कारावास, सश्रम कारावास, फाइन अर्थात जुर्माना भरने, या फिर सिर्फ कोर्ट में सारा दिन खड़े रहने या अन्य किसी और प्रकार के काम करने की भी हो सकती है। अगर किसी केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई जाती है तो वो ट्रायल कोर्ट अर्थात सेशन कोर्ट उसके कन्फर्मेशन के लिए फैसले की कॉपी सीआरपीसी की धारा 366 के तहत हाई कोर्ट भेजती है। हाई कोर्ट सीआरपीसी की धारा 368 के तहत या तो उस फांसी की पुष्टि कर देती है या फिर फांसी को दूसरी सजा में बदल सकती है, जैसे कि आजीवन कारावास। और हाई कोर्ट बिना विलंब किए फांसी की पुष्टि या अन्य सजा के आदेश की कॉपी को सीआरपीसी की धारा 371 के तहत सेशन कोर्ट को वापस भेज देती है। जब ट्रायल कोर्ट अर्थात सेशन कोर्ट को फांसी के मामले में हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन मिल जाती है तो वह आरोपी को फांसी की सजा सुना देती है। इसके बाद दोषी व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है कि उसे फांसी नहीं दी जाए। इसमें वो केस में अपने मजबूत पहलुओं, अपनी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों का हवाला देता है। लेकिन अगर फिर भी हाई कोर्ट उसकी फांसी की सजा को कंफर्म कर दे तो वो इस निर्णय की अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अपील पेंडिंग अर्थात लंबित रहने के दौरान सीआरपीसी की धारा 389 के तहत यह अपीली न्यायालय के ऊपर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना है या नहीं। यदि फांसी की सजा अर्थात मृत्युदंड की सजा दी गई है तो सीआरपीसी की धारा 415 के तहत अपील का निर्णय आने तक उसकी फांसी रोक दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो जाए अर्थात सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा को बरकरार रखे तो ट्रायल कोर्ट अर्थात सेशन कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना देती है। अगर दोषी की सजा उम्र कैद अर्थात आजीवन कारावास या इससे कम की होती है तो फिर ट्रायल कोर्ट अर्थात सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा भाग, अपील। अगर दोषी को सजा 3 साल या इससे कम की सुनाई गई है तो आरोपी को उसी कोर्ट से बेल मिल जाती है, वरना उसको जेल जाना होता है। फिर वो ऊपर की कोर्ट में अपनी बेल अप्लाई करता है। मौत की सजा में परिसीमा अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट, जिसे मर्यादा अधिनियम भी कहा जाता है, कि आर्टिकल 115 के तहत आरोपी के पास 30 दिन का समय होता है अपील करने के लिए, जिस दिन से उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। और बाकी अन्य प्रकार की सजा में हाई कोर्ट में 30 दिन तथा किसी अन्य कोर्ट में 60 दिन का समय अपील करने के लिए आरोपी के पास होता है। इसी प्रकार मौत की सजा में परिसीमा अधिनियम के आर्टिकल 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का समय 60 दिन होता है और अन्य अपराधों में 90 दिन। अगर आरोपी को मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सजा मिली है तो आरोपी सीआरपीसी की धारा 374 के तहत ऊपर की कोर्ट, जो कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, वहां अपील कर सकता है। शिकायतकर्ता या पीड़ित को लगे कि आरोपी को सजा कम मिली है या दोष मुक्त हो गया है तो फिर वह पीड़ित या शिकायतकर्ता भी ऊपर की कोर्ट में आरोपी को ज़्यादा सजा दिलाने की अपील सीआरपीसी की धारा 377 व 378 के तहत कर सकता है। हालांकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके तहत कोई अपील नहीं की जा सकती। ये प्रावधान सीआरपीसी की धारा 265G, धारा 375 और धारा 376 के तहत निर्धारित किए गए हैं। अगर दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है और हाई कोर्ट तथा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज हो गई है तो दोषी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपने राज्य के राज्यपाल, गवर्नर
और माननीय राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका लगा सकता है। पहले राज्यपाल को फांसी अर्थात मृत्युदंड की सजा माफ करने का अधिकार नहीं था, केवल राष्ट्रपति ही फांसी की दया याचिका पर विचार करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार आका बिट्टू ऑन 3 अगस्त 2021 के ऐतिहासिक निर्णय में राज्यपाल को भी यह शक्ति प्रदान हो गई। पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन और उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन। संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगा सकता है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय पर दोबारा विचार कर सके। यदि रिव्यू पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय कायम रखे और मृत्युदंड की सजा ही दे, तो फिर दोषी व्यक्ति के पास आखिरी और अंतिम उपाय यह रहता है कि वह दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में ही उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन दायर करे। क्यूरेटिव पिटीशन शब्द की उत्पत्ति क्योर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उपचार होता है। उपचारात्मक याचिका में यह बताना आवश्यक होता है कि याचिकाकर्ता किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। उपचारात्मक याचिका तब दाखिल की जाती है जब किसी मुजरिम की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दोनों ही खारिज कर दी जाती हैं। उपचारात्मक याचिका अर्थात क्यूरेटिव पिटीशन की उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अनदर्स ऑन 10 अप्रैल 2002 के केस में हुई। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। यदि उपचारात्मक याचिका भी खारिज हो जाए तो फिर दोषी को फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता, उसका मरना तय हो जाता है और उसके मरने के साथ ही केस क्या है खत्म हो जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान यदि आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है और किसी कारण वह पेशी पर कोर्ट नहीं जा पाता, तो नीचे बताई गई सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत हाजिरी माफी या स्थायी हाजिरी माफी का आवेदन कोर्ट से कर सकता है। पेशी में हाजिरी माफी। अगर आरोपी जिसका केस कोर्ट में चल रहा है वो किसी कारण से उस दिन पेशी पर नहीं आ सकता, तो वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 317 के तहत कोर्ट में आवेदन करके उस दिन नहीं आने का कारण देकर कोर्ट में जाने से बच सकता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो कोर्ट उसके विरुद्ध वारंट जारी कर देगी। स्थायी हाजिरी माफी। आरोपी अपनी कोई मजबूरी जैसे कि कोई बीमारी, वृद्धावस्था या कोर्ट से उसकी घर की दूरी या अन्य सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 205 के तहत कोर्ट से स्थायी हाजिरी माफी ले सकता है। इसमें उसे क्रिमिनल केस ट्रायल में आने पर छूट मिल जाती है, अर्थात हर पेशी आने से छूट मिल जाती है। आरोपी को सिर्फ चार्ज फ्रेम करने के लिए और अंत में जजमेंट के समय ही कोर्ट में आना होता है। ट्रायल के बीच में केस खत्म करने के उपाय। राजीनामा। यदि पीड़ित या शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाता है तो सीआरपीसी की धारा 320 में बताए गए नियमों के तहत राजीनामा करके केस समाप्त कर सकता है। प्ली बार्गेनिंग सौदा विवाद। यदि राजीनामा नहीं होता तो सीआरपीसी की धारा 265 खा के तहत प्ली बार्गेनिंग का आवेदन देकर आरोपी अपनी सजा कम 1/4 करवाने के लिए अधिवक्ता के जरिए आवेदन कर सकता है, लेकिन यह उन्हीं अपराधों में किया जा सकता है जिनमें 7 वर्ष से कम की सजा हो। तो यहीं तक थी क्रिमिनल केस ट्रायल की प्रक्रिया। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।